चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो रेडियो सक्रिय यानी कि रेडियो एक्टिव तत्व हैं कौन से? तो वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर 82 से अधिक होता है। तो हमने पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ा हुआ है। तो जिनका एटॉमिक नंबर 82 से अधिक होता है ना, वैसे तत्व होते हैं, उनका जो नाभिक होता है वो स्थायी नहीं रहता। और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये लगातार अल्फा, बीटा व गामा किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं और इनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। आपको मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, आपको पता हुआ ना कि जो नाभिक होता है एटम के बीच में, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों चक्कर लगा रहा होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर ही नाभिक का भार बनाते हैं। इसी को मिलाएं तो नाभिक का भार होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो द्रव्यमान होता है वो ना के बराबर होता है। तो जो नाभिक तो जो सॉरी परमाणु होता है ना, एटम होता है, उसका भार नाभिक के भार को ही कहते हैं। इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो एटॉमिक नंबर 82 से अधिक होता है, उनका जो ये नाभिक होता है ना, स्थायी नहीं होता। स्थायी ना होने के कारण क्या होता है, लगातार इसमें से अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन होता रहता है और इसीलिए इसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। और रेडियो सक्रियता का जो गुण होता है, इसे प्रदर्शित करने वाले तत्वों को रेडियो सक्रिय तत्व यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो वैसे तत्व जिनमें ये गुण दिखता है, जिनमें से अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती हैं, उन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। तथा जो उनमें से उसलिए ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होता है और जो गामा किरणें होते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, ये कहीं मुड़ती नहीं, सीधी निकल जाती हैं। इस प्रकार ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं। इनके बारे में आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ये डायग्राम हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेक्वेरेल ने 1896 ईस्वी में संयोगवश यूरेनियम एवं यूरेनियम लवणों में रेडियो सक्रियता की खोज की थी। ये रेडियो एक्टिविटी की खोज नहीं कर रहे थे, लेकिन बाई चांस कोइंसिडेंस इन्हें रेडियो सक्रियता के बारे में पता चला और उस समय यूरेनियम एवं यूरेनियम लवणों द्वारा उत्सर्जित विकिरण को ही बेक्वेरेल किरणें कहा गया, क्योंकि यूरेनियम के द्वारा जो विकिरणें निकल रही थी वो कौन सी थी, रेडियो एक्टिव। तो इन्हीं को इनके नाम से इसको रख दिया गया बेक्वेरेल किरणें, क्योंकि इन्होंने उसका पता लगाया। क्या नाम है? हेनरी बेक्वेरेल। और मैरी क्यूरी तथा उनके पति जो हैं पियरे क्यूरी, इन्होंने यूरेनियम द्वारा विकिरण उत्सर्जन के अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि उत्सर्जित किरणें यूरेनियम की भौतिक एवं रासायनिक स्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके परमाणविक संरचना पर निर्भर करती हैं। तो जो हेनरी बेक्वेरेल थे, इन्होंने पता तो लगा लिया, पर रेडियो सक्रिय तत्व यानी कि इन्होंने इसका नाम नहीं दिया, बस इन्होंने इसका केवल पता लगाया। लेकिन जो मैरी क्यूरी थी और पियरे क्यूरी थे, इनके पति, इन्होंने इस पर अध्ययन किया और इन्होंने सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत ने कि विज्ञान की नई शाखा एटॉमिक फिजिक्स को जन्म दिया। जो इन्होंने परमाणुक संरचना पर बताया कि निर्भर है, उसने एक नई थ्योरी को जन्म दिया, एटॉमिक फिजिक्स। और रेडियो सक्रियता शब्द का जो प्रयोग है वो भी सबसे पहले मैडम क्यूरी द्वारा ही किया गया था। इन्होंने पता तो लगाया हेनरी बेक्वेरेल ने, और इसके बारे में डिटेल में जो अध्ययन है ना, वो मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने किया। और जो रेडियो सक्रियता शब्द है, ये भी मैडम क्यूरी के द्वारा ही दिया गया और इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने पिच ब्लेंड, जो कि यूरेनियम का ही अयस्क होता है, इसके शोध की प्रक्रिया में पोलोनियम एवं रेडियम नामक दो नए तत्वों की खोज की थी, जो कि आपको उसमें देखने को अपना पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलते हैं। इस उपलब्धि के लिए इन्हें 1903 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिला था 1903 ईस्वी में, क्योंकि ये अध्ययन कर रहे थे और शोध की प्रक्रिया में इन्हें पोलोनियम और रेडियम नामक दो तत्वों की नए तत्वों की खोज हुई थी। तो आगे हम देखते हैं कि कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व है, एलिमेंट है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। एक तो मैंने आपको बता दिया कि अगर उसका जो परमाणु संख्या है वो 82 से अधिक हो, 83 से लेकर कुछ भी आगे हो, तो वो रेडियो एक्टिव तत्व है। लेकिन उसका एक फॉर्मूला भी है कि न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन, अगर इसकी वैल्यू निकलेगी, अगर वो 1.5 से ज़्यादा है, यानी कि न्यूट्रॉन एन अपॉन पी निकालेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी ना, अगर वो 1.5 से ज़्यादा है तो वो तत्व रेडियो एक्टिव तत्व है। और अगर वैल्यू 1.5 से कम है, 1.5 से कम है, तो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। 1.5 का मतलब क्या होता है? 1.5 का मतलब होता है 1.50। याद रखिएगा, अगर कहीं पर भी लिखा होगा कि 1.4, इसके आगे 0 समझ लीजिएगा कि 1.40 ही होगा, क्योंकि अगर 1.5 लिखना होता है ना, 1.05 लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो 1.5 लिखा होगा खाली, तो इसका मतलब होता है 1.50, इसके आगे 0 लग जाती है। अब समझिएगा। तो अब देखिए निकाला कैसे जाता है। तो जैसे आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 7 और एटॉमिक मास होता है 14। ये वीडियो में आपको बता चुका हूँ ना कि कैसे एलिमेंट के ऊपर ये सब लिखा होता है, समस्थानिक क्या होता है, संभारिक क्या होता है, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में देख लेना। अगर आपने नहीं देखी, चलो मैं आपको एक बार दोबारा भी बता देता हूँ। आप क्वेश्चन आया ना, थोड़ा रिवीजन भी आपकी हो जाएगी। उनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता ये वीडियो देख लो, थोड़ा आपकी रिवीजन हो जाएगी। लेकिन डिटेल में पढ़ना है तो वो वीडियो देख लेना। मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे पता चलता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, हम मान लेते हैं ए लिख लेते हैं, ठीक है, ए, और नीचे लिख देते हैं इसका एटॉमिक नंबर, मान लीजिए एटॉमिक नंबर लिखते हैं 10 और इसका जो एटॉमिक मास लिख देते हैं 25। जो ऊपर की ओर डिजिट होता है ना, ये एलिमेंट है, कोई भी नाइट्रोजन, कार्बन, कुछ भी समझ लीजिए, तो उसके नीचे नंबर लिखा होता है, ये होती है उसका परमाणु संख्या। क्या होती है? परमाणु संख्या, जिसे हम क्या देते हैं? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक भी क्या देते हैं। और जो ऊपर वाला नंबर होता है, जैसे ये 25 है, इसे हम कहेंगे परमाणु द्रव्यमान, भार भी कह देते हैं, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, और इसमें से हम एटॉमिक मास कह देते हैं, एम। तो देखिए, भार ऊपर होता है और संख्या नीचे होती है। वैसे भी हम कहते हैं ना कि मेरे सर पर बहुत बोझ है, तो सर यानी ऊपर की ओर, बोझ ऊपर की ओर होता है। ऊपर जैसे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होगा 14 होगा और परमाणु संख्या 7 होगी। नीचे की ओर संख्या होती है, ऊपर की ओर भार होता है।
और हमें पता है क्या करना है, हमें क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, हमें ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 7 और इसका एटॉमिक मास 14 दिया होगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए ये जो तत्व है रेडियो एक्टिव तत्व है या नहीं है। तो रेडियो एक्टिव तत्व है या नहीं है इसे हम पता कैसे करेंगे, तो निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर ये 1.5 से ज़्यादा है तब है, मतलब कि हमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पता होने चाहिए। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कैसे पता चलेगा, मैंने पहले आपको समझाया तो हुआ है लेकिन दोबारा बता देता हूँ। जैसे इस एग्जांपल से बता देता हूँ जो मैंने यहाँ पर ली थी कि कोई एलिमेंट है ए का जो अपना परमाणु द्रव्यमान 25 है और परमाणु संख्या है 10। देखिए जो ऊपर हम हमेशा परमाणु द्रव्यमान होता है ना वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही उसका भार डिसाइड करते हैं, भार होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भार होता ही नहीं है, नगण्य होता है। जो नीचे वाला नंबर होता है ना ये प्रोटॉन की संख्या होती है, याद रखिएगा प्रोटॉन की संख्या होती है कौन सी, नीचे वाला नंबर, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी यही होती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या नीचे वाला नंबर होता है और ऊपर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर बना होता है। तो हमें चाहिए क्या, हमें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चाहिए। तो प्रोटॉन तो हमेशा नीचे से मिल जाएगा कि जैसे 10 है, और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, ऊपर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है और नीचे प्रोटॉन है तो घटा देंगे। जैसे देखिए हमें अगर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पता है तो उसमें से खाली प्रोटॉन घटा दें तो बचेगा क्या, प्रोटॉन ही बचेगा ना, खाली प्रोटॉन घट जाएगा तो न्यूट्रॉन ही बचेगा। तो उसी प्रकार 25 में से 10 घटा देंगे तो जो 15 बचेगा वो होगा अपना न्यूट्रॉन। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो समझ आ गया होगा कि कैसे निकाला जाता है। हम इसको क्वेश्चन सोल्व करके समझाते हैं आपको, फिर आपको क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना रेलवे एसएससी में बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार पूछा जाता है, तो हम क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है कि जो नाइट्रोजन है ये पता करना है कि रेडियो एक्टिव तत्व है कि नहीं है। हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पता होना चाहिए। हमें पता है कि जो नीचे वाला नंबर होता है ये इलेक्ट्रॉन का होता है, ये प्रोटॉन का होता है। तो इलेक्ट्रॉन से तो हमें मतलब नहीं है फिर भी लिख दिया। अब हमें चाहिए क्या, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन आपको पता है ऊपर वाले में से नीचे वाला जो नंबर है घटा दो, तो 14 में से 7 घटा दो तो 7 क्या आ गया, न्यूट्रॉन आ गया। तो अब फॉर्मूला क्या है, N/P। न्यूट्रॉन कितना है 7, प्रोटॉन कितना है ये भी 7 है, 7 को 7 से डिवाइड कर दो कितना है 1 आया। तो वैल्यू आई है 1। हमने क्या कहा था कि जो ये वैल्यू होगी ये 1.5 से अधिक होनी चाहिए, मतलब कि 1.5 से अधिक होनी चाहिए। बताइए जो 1 है ये 1.5 से अधिक है, बड़ा है या छोटा है, तो जाहिर सी बात है ना कि 1 तो छोटा ही है 1.5 से, ये क्या होगा, ये रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है, ये नहीं होगा। जैसे हम एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं यूरेनियम की, एटॉमिक नंबर 92 और एटॉमिक मास है 235। इसमें हमें पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पता होना चाहिए। तो प्रोटॉन आपको पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों नीचे वाले हैं तो 92, और न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो। तो 235 में से 92 घटा देंगे तो 143 आया। तो अब हमें करना क्या है, हमें करना है ऊपर न्यूट्रॉन रखना है, नीचे प्रोटॉन रखना है। ऊपर न्यूट्रॉन कितना है, क्या निकाला हमने 143, और प्रोटॉन कितना है तो 92। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 1.56, ये इसकी वैल्यू आएगी। और हमें पता है कि जब भी 1.50 से वैल्यू बढ़ जाए तो रेडियो सक्रिय तत्व है, अगर इससे कम है तो रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। ये तो बढ़ गई, ऊपर आप देख रहे हैं ना 1.56 है, 1.50 से तो बड़ा ही है, ये क्या होगा, ये रेडियो सक्रिय तत्व है। तो इस प्रकार हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट की पहचान करेंगे, मैंने आपको समझा दिया। हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बताया ना आपको कि कोई भी रेडियो एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट है इसमें से अल्फा बीटा और गामा किरणें निकल रही हैं, जिससे क्या होगा कि जो ये नाभिक है इसका क्षय होगा, डिके होगा, वो कम होगा। कोई भी चीज़ है, मान लीजिए आपके पास पैसे हैं, आपकी जेब भरी हुई है, उसमें से चिल्लर निकले जा रहे हैं, चिल्लर निकले जा रहे हैं, धीरे-धीरे आपकी जेब खाली होगी कि नहीं खाली होगी। इसी प्रकार ये तत्व है, इसमें से जब किरणें निकलती रहेंगी तो इसका भी तो क्षय होगा, इसका भी डिके होगा, कम होगा। तो इसी प्रकार इसमें से अल्फा का क्षय होता है, बीटा का क्षय होता है और गामा का क्षय होता है, यानी कि रेडियो सक्रिय क्षय कहते हैं, इसे रेडियो सक्रिय विखंडन कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव तत्व है, इसमें से कौन-कौन सी, अल्फा का रेडिएशन, अल्फा का डिके होगा, बीटा का डिके होगा और गामा का डिके होगा। तो एक-एक करके हम पढ़ लेते हैं तीनों विकिरणों को। तो सबसे पहले हम अल्फा किरण के बारे में पढ़ते हैं, अल्फा किरण की विशेषताएं पढ़ते हैं। इसके खोजकर्ता कौन है, हेनरी बेकुरेल, और यह एक धन आवेश युक्त किरण है। मैंने आपको बताया था इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा के ऊपर, और इस पर 2 इकाई धनावेश होता है तथा इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के 4 गुना होता है। तो ये क्या है, क्योंकि ये सेम लाइन एसएससी में डिकोड की गई थी कि कौन सा ऐसा विकर्ण है जिसका जो इस पर धनावेश होता है और इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के 4 गुना होता है। तो जो नोट्स होते हैं मैं प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाता हूँ ताकि आपको कुछ फालतू का याद करना ना हो, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है एग्जैक्ट वही पता हो। तो देखिए जो अल्फा विकिरण होती है ना उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और बात की जाए इसके द्रव्यमान की तो जो इसका द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन के द्रव्यमान के 4 गुना होता है। तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान कितना है, तो 1 है, तो इसका 4 गुना मतलब 4 हो गया, जाहिर सी बात है। और धनावेशित होने के कारण यानी कि पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये कैथोड की ओर विचलित होता है। कैथोड मतलब कि पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। देखिए एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। कैथोड का मतलब होता है, आप इससे समझ के रखिए कि नेगेटिव, और एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव। तो जैसे अल्फा जो विकिरणें हैं इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये कैथोड की ओर विचलित होंगी, ये पॉजिटिव नेगेटिव की ओर विचलित होता है। जो बीटा विकिरण होती है आगे हम पढ़ेंगे उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो एनोड की ओर जाएगी क्योंकि वो पॉजिटिव की ओर मुड़ेंगी। यहाँ पर ये धनावेशित है, पॉजिटिव चार्ज है, ये कैथोड की ओर विचलित हो जाएगा और इसे हीलियम के नाभिक जैसा माना जाता है, इसीलिए इन्हें दो यानी कि हीलियम से व्यक्त किया जाता है। देखिए हीलियम के नाभिक जैसा किससे माना जाता है, तो अल्फा को माना जाता है। क्यों माना जाता है, अभी मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा आपको तब समझ आएगा। ये लाइन है बस इसको आप समझ लीजिए। जो अल्फा विकिरण है इसे हीलियम के नाभिक जैसा माना जाता है, और इसका जो वेग होता है ना प्रकाश के वेग के 10वें भाग के बराबर होता है, 1/10 होता है इसका जो वेग होता है, क्योंकि वन लाइन क्वेश्चन है एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। अब देखिए जब भी अल्फा डिके होगा ना, मान लीजिए कोई ये एलिमेंट है,
में से अल्फा विकिरण निकली कितनी? केवल एक अल्फा किरण निकली है, जबकि बहुत सारी निकलती हैं। अभी हम एक समझ रहे हैं कि एक अल्फा विकिरण निकलेगी। इसका अब जाहिर सी बात है, एक किरण भी भले निकले, आपकी जेब से भले ₹1 का सिक्का भी गिरे, लेकिन कुछ अमाउंट तो कम हुई ना, भले ₹1 ही कम हुआ, अमाउंट तो कम हुई। इसी प्रकार जैसे ये रेडियो एक्टिव तत्व है प्लूटोनियम, तो आप देख रहे हैं कि 94 क्या है, एटॉमिक नंबर है, और 240 क्या है, एटॉमिक मास है। अब इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, है ना, केवल एक अल्फा पार्टिकल निकल गया। तो जब भी इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा ना, तो इसके द्रव्यमान में 4 की कमी आएगी, और जो एटॉमिक मास है उसमें 2 की कमी आएगी। आपको पता है कि जो हीलियम होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 2, एटॉमिक मास होता है 4। यही होता है ना, एटॉमिक नंबर 2 होता है और एटॉमिक मास 4 होता है। इसीलिए जो नाभिक है, इसे हीलियम के नाभिक जैसा माना जाता है, उसे हीलियम से व्यक्त किया जाता है, क्योंकि जब भी एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा, ऊपर एटॉमिक मास में 4 की कमी होगी और नीचे एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होगी। जैसे आप यही देखिए, प्लूटोनियम कितना ऊपर, कितना है, 240 है, एटॉमिक मास 240 है, और नीचे 94। तो जब भी इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकला, तो ऊपर एटॉमिक मास में कितनी की कमी होगी? 4 की। 240 में 4 गए तो 36, और नीचे 2 की कमी होगी, तो 94 में से कितने गए? 2 कम हुए, कितने हो गए? 92। अब ऊपर हो गया 236, नीचे हो गया 92। देखिए, जब भी एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा, ऊपर 4 की कमी होगी और नीचे 2 की कमी होगी, ये याद रखिएगा। और इसी प्रकार जितने भी निकलते रहेंगे, आप ऊपर 4 की कमी करते रहेंगे और नीचे 2 की कमी करते रहेंगे। इसके हम न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और अभी आप इतना समझ लीजिए, ये डिटेल में मैं पूरा आपको बता रहा हूँ कि एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो कमी कितनी की होगी। इसलिए से हीलियम से व्यक्त करते हैं, क्योंकि हीलियम की आप देखें कि अगर एक हीलियम निकल जाए, तो ऊपर से 4 एटॉमिक मास निकल जाएगा, नीचे से 2 एटॉमिक नंबर निकल जाएगा। तो इसीलिए से हीलियम से व्यक्त करते हैं किसको? अल्फा किरण को। अल्फा के बाद हम बीटा पढ़ते हैं, और इनके अभी हम आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, तब आपको थोड़ा और समझ आ जाएगा। पहले हम पढ़ रहे हैं, तो बीटा किरण की विशेषताएं देखते हैं। इसकी खोज करते हैं रदरफोर्ड, और ये ऋण आवेश युक्त किरण है, यानी कि नेगेटिव चार्ज है इस पर एक इकाई ऋण आवेश होता है। इस पर एक इकाई ऋण आवेश होता है, मतलब क्या होता है, इसको मैं आगे समझाता हूँ। इसका जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान के कितना होता है, क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने डाल दिया। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह भी कहा जाता है, और इसे कैथोड किरण भी कहा जाता है। कैथोड मतलब क्या होता है? नेगेटिव, तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसे कैथोड किरण भी कहते हैं। और ये विचलित किसकी ओर होती है? तो एनोड की ओर, क्योंकि कोई भी नेगेटिव है वो पॉजिटिव की ओर विचलित होगा। और इसका जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के 9/10वां भाग होता है। अब हम इसको समझते हैं। जैसे ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसमें से केवल एक पार्टिकल निकला, किसका? बीटा का। तो जब भी एक पार्टिकल बीटा का निकलेगा तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये अपना रेडियम है, रेडियम के नीचे कितना एटॉमिक नंबर है? 88, और इसका एटॉमिक मास है 228। तो जब भी एक पार्टिकल निकल जाएगा बीटा का, तो इसमें नीचे जो परमाणु संख्या है ना, उसमें एक की बढ़ोतरी हो जाएगी। देखिए, 88 से कितना हो गया? 89। और परमाणु भार में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, परमाणु भार जो है पहले की जितना ही रहेगा, लेकिन केवल एक, यहाँ पर आप देख रहे हैं, केवल एक जो अपना एटॉमिक नंबर है वो बढ़ जाएगा, आगे की ओर खिसक जाएगा। 88 से वो, अगर कोई एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल पर बैठा हुआ है 88 नंबर पर, एक बीटा विकर्ण निकली तो वो 89 नंबर पर आ जाएगा। समझ गए आप? तो परमाणु जो क्रमांक है, परमाणु जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। बस इतना ही आपको इसे याद रखना है, और यहीं से क्वेश्चन भी बनेगा। ये अब हम आगे देखेंगे। पहले हम तीनों विकिरणों के बारे में पढ़ ले रहे हैं। तीसरी विकिरण है गामा किरण। ये खोज करता है विलार्ड, और यह बहुत ही कम तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है, और ये न्यूट्रल होती है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता। अल्फा पर पॉजिटिव होता है, बीटा पर नेगेटिव होता है, और गामा पर कोई चार्ज नहीं होता। और इसका जो वेग होता है ये प्रकाश के वेग के बराबर होता है, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कि ना ये एथोड की ओर विचलित होगी, ना ये एनोड की ओर विचलित होगी। और इसकी जो प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स होती है। आप देखिए ना, इसकी जो किरण है ये ट्रांसवर्स है। तरंग वाली वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है कि अनुप्रस्थ तरंग कैसी होती है, अनुदैर्ध्य तरंग कैसी होती है, वो वीडियो आप देख लेना। बस इतना जान लीजिए कि जो इसका नेचर होता है वो ट्रांसवर्स होता है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति और ऊर्जा बहुत ही अधिक होती है। गामा किरणों की जो ऊर्जा है और फ्रीक्वेंसी बहुत ही अधिक होती है, ये भी याद रखिएगा। आगे हम समूह विस्थापन नियम देख लेते हैं, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट रूल देख लेते हैं, ये क्या है। तो जब किसी पदार्थ से गामा किरण निकलता है, तो जो उसका परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। तीन ही किरणें है ना, एक तो है अल्फा, या बीटा, और तीसरे गामा। तो गामा किरण निकलने से का ना तो परमाणु क्रमांक में कोई फर्क पड़ेगा, ना ही द्रव्यमान संख्या यानी कि एटॉमिक मास में कोई फर्क पड़ेगा। अब देखते हैं अल्फा और बीटा। तो जब भी किसी पदार्थ से अल्फा का निकलता है, तो जो उसका परमाणु क्रमांक है वो 2 अंक पीछे, तथा जो द्रव्यमान संख्या है वो 4 अंक पीछे चली जाती है। मैंने आपको बताया ना कि जो परमाणु ऊपर अपना एटॉमिक मास है उसमें 4 की कमी हो जाएगी, और नीचे जो एटॉमिक नंबर है उसमें 2 की कमी हो जाएगी। जैसे अब देखिए, यूरेनियम 92 इसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, और परमाणु द्रव्यमान इसका है 235। इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकला, तो क्या होगा? इसकी जो जगह है ना 92 से 2 कम हो जाएगी, 90 हो जाएगी, और इसका जो भार है 4 कम हो जाएगा। 235 में से 4 कम करोगे 231 हो जाएगा। तो जब एक अल्फा का निकलता है, तो परमाणु क्रमांक 2 अंक पीछे फिसलता है, तथा परमाणु संख्या 4 अंक पीछे हो जाती है। अब हम बीटा किरण देख लेते हैं कि जब किसी पदार्थ से बीटा किरण निकलती है, तो उसका परमाणु क्रमांक 1 अंक आगे चला जाता है, जबकि द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जब बीटा किरण निकलती है ना, तो जो परमाणु संख्या है, आप देख रहे हैं ये एटॉमिक नंबर है, वो 1 अंक आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ जाएगा, ये याद रखिएगा कि बढ़ेगा, लेकिन परमाणु द्रव्यमान में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी। परमाणु संख्या ही केवल 1 अंक आगे बढ़ेगी, परमाणु द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझ गए? अल्फा में क्या है? परमाणु क्रमांक 2 अंक पीछे, परमाणु द्रव्यमान 4 अंक पीछे। बीटा में क्या है कि परमाणु द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन परमाणु संख्या 1 अंक आगे बढ़ जाएगी। फिर क्वेश्चन भी करके देखेंगे इसके, और देखते हैं आप समझ गए ना इसको। और गामा किरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, यूरेनियम दिया हुआ है 92 और ऊपर दिया हुआ है 238। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा सकता है
इसको एरो देकर बताया गया है कि कोई भी एलिमेंट मतलब कि ये कहाँ पर पहुंच जाएगा कि 86 इसका एटॉमिक नंबर हो जाए और 226 इसका एटॉमिक मास हो जाए, तो इसमें से कितने अल्फा तथा कितने बीटा निकलेंगे। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा सकता है ना, आपको डायरेक्ट ये भी नहीं दिया होगा कि इसको इसमें से एक अल्फा निकलेगा तो कितना हो जाएगा, आपको डायरेक्ट रिजल्ट दे दिया जाएगा कि भैया ये रिजल्ट है, अब आप बताइए कि कितने अल्फा निकले होंगे और कितने बीटा निकले होंगे। इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, मैं आपको तरीका ही बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे देखिए यूरेनियम है, ऊपर क्या है 238 है और नीचे है 92। फाइनल रिजल्ट क्या बन रहा है अपना, ये कहाँ पर पहुंच जाएगा कि इसका जो एटॉमिक मास है 226 हो जाए और एटॉमिक नंबर 86 हो जाए, इसमें से कितने अल्फा और कितने बीटा किरणें निकलेंगी, ये हमें पता करना है। तो इसको सोल्व करने का सबसे पहला तरीका क्या है कि सबसे पहले हमें देखना है कि जो एटॉमिक मास है ना वो कितना कम हुआ है। और एटॉमिक मास आपको पता है केवल अल्फा किरणें निकलने से ही कम होता है, बीटा से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, केवल अल्फा से फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 238 पहले था और कमी अब कितना हो गया, 226 हो गया है, यानी कि कमी हुई है 12 की। 238 में से 226 कम करेंगे तो 12 आएगा। और आपको पता है कि एक अल्फा किरण निकलने से जो द्रव्यमान होता है उसमें 4 का फर्क आता है, तो 4 की कमी आती है। और यहाँ कमी कितने की हो रही है, 12 की। अब बताइए कितनी अल्फा किरणें निकली होंगी, अब सीधा 4 से डिवाइड कर दो, 3, यानी कि 3 अल्फा किरणें निकली होंगी। 3 अल्फा किरणें निकली होंगी ना, देखिए एक निकलने से 4, दूसरी अल्फा किरण निकली फिर 4, तीसरी अल्फा किरण निकली फिर 4 का फर्क हुआ, तो टोटल कितने का फर्क हो गया, 12 का। जितना भी होगा पहले आप घटा लो कि कितना एटॉमिक मास उसका कम हो रहा है, 4 से डिवाइड कर दो तो 3 का कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से 3 अल्फा किरणें निकली होंगी। अल्फा हमें पता चल गया कि 3 किरणें निकली होंगी। और आप देखिए कि 92 8 है, अब हमें चाहिए कितना 86 226, तो इसमें से 3 अल्फा किरणें निकली होंगी। अब आप देखेंगे कि जो एटॉमिक मास है वो हो गया 226। अब आप उसके साथ जब 3 अल्फा किरणें निकलेंगी, ऊपर तो 4 कमी होगी और नीचे आपको पता है मतलब एक अल्फा किरण निकलने से 4 की कमी होती है, तो 3 निकली तो 12 की कमी हो गई और नीचे 2 की कमी होती है, 3 अल्फा किरणें निकली हैं तो टोटल 6 की कमी होगी ना। एक अल्फा से नीचे 2 की कमी होती है एटॉमिक नंबर से, 3 अल्फा किरणें निकलेंगी तो 6 की कमी होगी, तो 92 में से 6 घटे 86 आ गया। तो हमें यही तो चाहिए था। तो अब हमें आगे इसमें से कितनी बीटा किरणें निकलेंगी, तो बीटा निकालने की जरूरत ही क्या है, जो हमें रिजल्ट मिल गया, अगर हम एक बीटा किरण निकालेंगे तो 86 से ये 87 हो जाएगा, हमें तो यही चाहिए। यानी कि बीटा किरण कोई भी नहीं निकली, केवल एक अल्फा किरण निकली है। आप समझ गए। एक और क्वेश्चन करते हैं और समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए कि यूरेनियम है 92, ऊपर एटॉमिक मास है 238, हमें बताना है 87 नीचे होना चाहिए, ऊपर 222 होना चाहिए, तो कितने अल्फा और बीटा इसमें से निकलेंगे पार्टिकल्स, ये हमें बताना है। तो पहला स्टेप क्या है कि जो इसका एटॉमिक मास है घटा दो, 238 में से 222 कम करो 16 आएगा और इसको 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल से 4 एटॉमिक मास की कमी होती है। टोटल 4 अल्फा इसमें से निकल जाएंगे। ऊपर से अगर 4 निकल गए मतलब कि 16 निकल गए, तो नीचे से भी 4 दूनी 8 की कमी होगी ना, 92 से 8 की कमी होगी 84 आ जाएगा। कैसे, एक अल्फा से ऊपर 4 की कमी होती है, नीचे 2 की कमी होती है, ठीक है। टोटल कितने निकले हैं, 4 अल्फा निकले हैं, मतलब कि एटॉमिक मास में 16 की कमी होगी और एटॉमिक नंबर में 8 की कमी होगी। और 16 की कमी हुई, ये 238 से 222 हो गया, नीचे 92 में से 8 की कमी होगी, ये 84 हो गया। तो अब हमें मिल गया 84 नीचे, 222 ऊपर, और हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए 87। तो अब हमें पता है कि जो ऊपर है, ऊपर तो हमें वैल्यू मिल गई, अब नीचे निकालना है। और आपको पता है नीचे कोई भी फर्क हो बीटा से पड़ेगा, बाद में बीटा से डालेंगे, अल्फा से भी फर्क पड़ता है लेकिन बीटा ऊपर कोई फर्क नहीं डालता है, ये इसकी अच्छी बात है। जब जो 222 है ये नहीं फर्क पड़ेगा। अब नीचे क्या होगा, हमें 3 बढ़ाना है, 84 से 87 पे जाना है। आपको पता है कि बीटा 1 आगे जाएगा तो 1 नंबर ही फर्क पड़ता है, 3 के लिए 3 फर्क पड़ेगा, यानी कि 3 बीटा इसमें से निकल जाएंगे। 84 से ये 87 हो जाएगा, 3 इसमें बढ़ जाएगा, 87 में से 84 घटाए 3, कितने बीटा विकर्ण निकली 3, अल्फा निकली 4, क्या निकली 3। समझ गए ना आप। इस प्रकार क्वेश्चन दिया जाता है एसएससी में, पूछा भी गया है इसलिए मैंने ये करवा दिया। तो आगे एक और कंसेप्ट देखते हैं, अर्ध आयुकाल, हाफ लाइफ पीरियड। तो ये क्या होता है, तो वह समय जिसमें किसी रेडियो सक्रिय तत्व में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्षयित होकर अपने प्रारंभिक संख्या से घटकर आधी रह जाती है। मतलब अगर वो 100 थी तो 100 से घटकर 50 हो गई, उसी तत्व का उसे अर्ध आयुकाल कहा जाता है। और किसी रेडियो सक्रिय तत्व के अर्ध आयुकाल में जो परमाणुओं की संख्या के साथ साथ उसकी जो एक्टिविटी होती है, सक्रियता होती है, वो भी आधी हो जाती है। T1/2 से दर्शाते हैं, अर्ध आयुकाल को T1/2 द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे क्वेश्चन देखो कैसे आता है कि कितने अर्ध आयुकाल के बाद कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपने प्रारंभिक मात्रा का 25% रह जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोई भी जो पदार्थ है, मान लो 100% है, तो उसे हर बार वो आधा ही होगा, एक बार एक अर्धायुकाल में वो आधा होगा। अर्धायुकाल को हम 1/2 से दर्शाएंगे, T1/2। तो आगे 50 से 25% होगा दूसरे अर्धायुकाल में, समझ गए आप। एक बार में नहीं होगा, एक अर्धायुकाल में वो आधा होगा, फिर अगले अर्धायुकाल में वो आधा होगा। यहाँ पर पूछा गया है कि कितने अर्धायुकाल के बाद कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ अपने प्रारंभिक मात्रा का 25% रह जाएगा। तो पहले अर्धायुकाल में क्या होगा कि वो 100 से 50% होगा, फिर 50 के बाद क्या होगा, 50 के बाद 25% होगा, उसका आधा। दूसरे अर्धायुकाल में तो कितने अर्धायुकाल लगे, तो 2 अर्ध आयुकाल लगे। 2 अर्ध आयुकाल में कोई भी जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो 25% रह जाएगा। अगला एक और प्रश्न देखते हैं कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो अर्धायुकाल है, यहाँ पर वर्ष दे दिए गए कि 1600 वर्ष है, मतलब कि जो T1/2 है उसकी वैल्यू दे दी गई, एक अर्धायुकाल काल का मतलब है 1600 वर्ष। जैसे यहाँ पर 2 अर्धायुकाल निकले थे ना, अगर इन्हें वर्षों में बताना होता तो 1600 होता तो 32 वर्ष। आप समझ गए, यहाँ पर हम अर्धायुकाल में बता रहे हैं, अगर वर्ष दिया होता तो उसको वर्ष में कन्वर्ट कर देते। तो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्धायुकाल 1600 वर्ष है, कितने वर्ष के पश्चात यह अपने प्रारंभिक मात्रा का 12.5% रह जाएगा।
सबसे पहले 100 से वो 50 होगा एक अर्धायु काल में, 50 से वो 25 होगा ये अर्धायु काल में, 25 का आधा होता है 12.5, 25 के बाद वो 12.5% होगा तीसरे अर्धायु काल में। तो अगर पूछा होता कि कितने अर्धायु काल में, तो 3, लेकिन अगर वर्ष पूछ ले जाए तो एक अर्धायु काल 1600 वर्ष का है, 3 अर्धायु काल कितने वर्ष के होंगे, 4800 वर्ष में, 4800 वर्ष इस प्रकार आप निकाल लेंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं कि एक पदार्थ का अर्धायु काल 400 वर्ष है, कितने वर्ष पश्चात से अपने प्रारंभिक मात्रा का 1/8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रतिशत में नहीं, मैं अपना भिन्न में दे दिया गया है। पहले 1 होता है, पहले 1 से आधा होगा, 1 से 1/2 होगा एक अर्धायु काल में, फिर 1/2 से होता है 1/4, हम 25% कहते हैं दूसरे अर्धायु काल में, फिर 1/4 से वो कितना हो जाएगा 1/8 तीसरे अर्धायु काल में। पूछा क्या क्या है 1/8 तक आएगा ना, हाँ तो 1/8 तक। तो कितने अर्धायु काल लगे, तो 1, 2 और 3, 3 अर्धायु काल में 1/8 हो जाएगा। एक अर्धायु काल है 400 वर्ष, 3 अर्धायु काल होंगे कितने 403 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 वर्ष, 1200 इसका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए कि रेडियम का अर्धायु 1600 वर्ष है, कितने वर्ष के बाद वह अपने प्रारंभिक मात्रा का मात्र 12.5% रह जाएगा। यही पर पूछा गया है कितना 12.5%। पहले कोई चीज़ है वो 100% होगी, 100 से वो कितना होगा 50%, एक अर्धायु काल लग गया। 50 के बाद वो कितना होगा 25%, 50 का आधा 25 होता है, दूसरा अर्धायु काल लग गया। 25 के बाद कितना होगा 12.5%, तीसरा अर्धायु काल लग गया। तो कितने अर्धायु काल हो गए 1, 2 और 3, 3 अर्धायु काल लग गए। और एक अर्धायु काल 1600 वर्ष का है, 3 अर्धायु काल कितने हो जाएंगे 1600 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 3 48, 4800 साल लग जाएंगे तो 12.5% पर आने पर। ये अर्धायु काल वाला कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। मैंने जो भी रेडियो सक्रिय तत्व से क्वेश्चन किए जाते हैं ना, सारे न्यूमेरिकल भी आपको करा दिए और आपको पूरी थ्योरी भी पढ़ा दी। के साथ आप ये भी याद रखिएगा कि जो आयनन विभव होता है ये सब पूछा जाता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है ना, सबसे ज़्यादा अल्फा का होता है, फिर कम बीटा का होता है, कम गामा का होता है। और फोटोग्राफिक प्लेट पर जो प्रभाव होता है वो भी सबसे ज़्यादा अल्फा का होता है, उस कम बीटा का होता है, फिर कम गामा का होता है। लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, भेदन क्षमता, पेनिट्रेटिंग पावर। तो सबसे ज़्यादा भेदन जो क्षमता होती है ना वो गामा किरणों की होती है, सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता कम बीटा की, फिर कम अल्फा की। और गति भी सबसे ज़्यादा गामा किरणों की होती है, कम बीटा की, उससे कम अल्फा की। जिसकी ज़्यादा गति उसकी उतनी भेदन क्षमता, जिसकी ज़्यादा गति किसकी गामा की, भेदन क्षमता भी गामा की ज़्यादा है। याद रखिएगा भेदन क्षमता ज़्यादा रिपीट होता है, भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी है, तो गामा किरणों की जो भेदन क्षमता होती है सबसे ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। और लास्ट में हम एक ही बार में तीनों में जो अंतर है वो देख लेते हैं कि जो अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण में एक जो अंतर है एक ही साथ देख लेते हैं। तो जो अल्फा किरणें होती हैं ये धन आवेशित होती हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसमें जो वस्तुतः हीलियम नाभिक होते हैं, आपको पता ही है ना कि 2 और 4 क्या है, समझाई दिया मैंने। प्रत्येक अल्फा कण 2 प्रोटॉन अथवा 2 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। जो बीटा किरणें होती हैं, बीटा किरणें उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का समूह है और ये ऋण आवेशित होती हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, परंतु जो इनका द्रव्यमान होता है नगण्य होता है। ये मास पर कोई प्रभाव भी नहीं डालती, केवल परमाणु संख्या पर ही प्रभाव डालती हैं। और जो गामा किरणें होती हैं, गामा किरणें उच्च आवर्ती युक्त विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, जिनका जो द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है। और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाह होने पर जो अल्फा किरणें हैं ये ऋणात्मक ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव की ओर ही मुड़ेंगी। और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से प्रवाहित होने पर जो ये किरणें हैं ये धनात्मक ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं, चार्ज है तो पॉजिटिव की ओर मुड़ जाती हैं। जो गामा किरणें हैं ये उदासीन होती हैं, यानी कि न्यूट्रल होती हैं, इसलिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित होने पर इनके मार्ग में विचलन नहीं होता, ये सीधी निकल जाती है। और जो अल्फा किरणें होती हैं इनका वेग प्रकाश के वेग का लगभग 1/10वां भाग होता है। बीटा किरणों का जो वेग होता है प्रकाश के वेग के लगभग 9/10वां भाग होता है। गामा किरणें प्रकाश के वेग के गति के बराबर होती है, गति है सबसे ज्यादा गामा किरणों की, ये प्रकाश के वेग के बराबर है। बाकी तो आप देख रहे हैं 1/10वां भाग है, ये 9/10वां भाग है। और जो अल्फा किरणों का द्रव्यमान होता है ये अधिक होता है, ये इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है, परंतु इनकी जो भेदन क्षमता होती है ना, पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो कम होती है। बीटा किरणों का द्रव्यमान कम होता है और इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो भी कम होती है, परंतु किरणों की तुलना में इनकी भेदन क्षमता लगभग 100 गुना अधिक होती है। जो ये किरणें होती हैं गामा किरणें ये अत्यधिक ऊर्जा से युक्त होती हैं, इनकी भेदन क्षमता अल्फा बीटा सबकी तुलना में सबसे अधिक होती है। ये पूछा जाता है कि किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो गामा किरणों की। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, तो रेडियोधर्मिता की खोज की थी हेनरी बेक्वेरेल ने, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रेडियो सक्रियता किसका गुण है, तो रेडियो सक्रियता इलेक्ट्रॉन का गुण है, प्रोटॉन का गुण है, न्यूट्रॉन का गुण है या नाभिक का गुण है, ये नाभिक का गुण है, क्योंकि ये स्थायी नहीं होते तभी ये गुण आता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, न्यूट्रॉन की संख्या से अधिक, न्यूट्रॉन की संख्या से कम या इनमें से कोई नहीं। फॉर्मूला क्या था, ऊपर न्यूट्रॉन होता है, ये प्रोटॉन होता है और ये 1.5 से कम होना चाहिए तब ये रेडियो एक्टिव तत्व है। यानी कि जो प्रोटॉन है हम कह सकते हैं ना कि जो न्यूट्रॉन है ये प्रोटॉन से अधिक होगा, न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन से अधिक होगा तभी क्या होगा, वो रेडियो एक्टिव तत्व होगा। और दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन से कम होगा। यहाँ पर क्या है कि न्यूट्रॉन की संख्या से प्रोटोनों की जो संख्या है न्यूट्रॉन की संख्या से कम होगी, प्रोटोनों की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या से कम होगी, तभी तो 1.5 गुना से अधिक होगा ना। हम निकालते हैं ऊपर कुछ चीज बड़ी होती है, जैसे 8 है नीचे 4 है, तभी वो 2 गुना होगा, ये चीज बड़ी होगी ये चीज छोटी होगी तभी तो। अब 1.5 है, ये 1.5 गुना ऊपर वाला है, प्रोटॉन की संख्या जो है न्यूट्रॉन की संख्या से कम होगी।
प्रोटॉन की जो संख्या होती है न्यूट्रॉन की संख्या से कम होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से गामा किरणों का स्वभाव कौन सा है? गामा किरणों का स्वभाव होता है ये अत्यधिक ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, याद रखिएगा। है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा रेडियो सक्रिय किरण है जो हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? हीलियम यानी कि ऊपर 4 नीचे 2, कौन सी किरण है? आपको पता है अल्फा किरण। अगला प्रश्न है कि नाभिक से निकलने वाली विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है? वेधन क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है? सबसे अधिक गामा किरण की होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जब एक नाभिक एक बीटा कण उत्सर्जित करता है तो इसकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में क्या फर्क पड़ता है? एक बीटा का निकल रहा है तो आपको पता है कि जब एक बीटा का निकलेगा तो ऊपर जो परमाणु द्रव्यमान है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई वृद्धि भी नहीं होगी ना कमी होगी, लेकिन जो परमाणु संख्या है उसमें एक की वृद्धि होगी। अब देखिए कौन सा होगा। ऑप्शन ए है कि परमाणु संख्या 2 से बढ़ जाएगी, गलत। ठीक है, परमाणु संख्या 1 से बढ़ जाएगी, हाँ ये सही है। और द्रव्यमान संख्या में भी वृद्धि समान रहती है, तो ये भी सही है। जो द्रव्यमान संख्या है उसकी वृद्धि समान रहेगी, ना कमी होगी ना बढ़ोतरी होगी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? तो एक अल्फा का निकलने से क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान है उसमें 4 की कमी और परमाणु संख्या में 2 की कमी। तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि नहीं कमी होती है, परमाणु क्रमांक में 1 की कमी नहीं 2 की कमी होती है, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, हाँ 2 की कमी तो होती है, और परमाणु द्रव्यमान में 4 की वृद्धि नहीं, ऊपर भी 4 की ही कमी होगी, दोनों और कमी ही होती है। ऑप्शन डी क्या है? परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी, हाँ परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी और संख्या में 2 की कमी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 है और परमाणु भार 12 दिया हुआ है। इसमें से अगर एक बीटा उत्सर्जन करने के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होगा? बनने वाला पदार्थ आपको बताना है। देखिए Na है, नीचे क्या है 11, ऊपर कितना है 22। आपको पता है एक बीटा का निकलने से क्या होगा? ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा नीचे। एक निकलने से वो एक उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर एक बीटा का निकलता है तो परमाणु संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है, 11 से 12 हो जाएगा। जो भी एलिमेंट है पहले 11 नंबर पर था वो खिसक कर 12 पर पहुंच जाएगा। तो आपको पता है 12वें नंबर पर कौन सा एलिमेंट होता है? मैंने आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इसकी ट्रिक बताई हुई है, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में देख लेना। 12वें नंबर पर होता है, 11वें पर होता है सोडियम और 12वें पर होता है मैग्नीशियम। 12वें पर कौन सा आएगा? ऑप्शन ए मैग्नीशियम इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है यूरेनियम, इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ 92 और एटॉमिक मास दिया हुआ है 236। का रिजल्ट बताया गया नीचे 87 हो जाए और ऊपर 224 हो जाए। इधर निकालो। 236 ऊपर दिया हुआ है और ऊपर कम कितना करना है? 224 पर लेकर आना है। तो 236 में से 224 कम करो, हो जाएगा 12। 12 की कमी होगी तो उसको डिवाइड कितने से करना है? 4 से, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल से 4 की कमी होती है। 3 यानी कि 3 अल्फा का निकल जाएंगे। देखिए ऊपर कितना था 236, नीचे था 92 में अपना कितने 12 निकल गए तो कितना बचा? 224 हो गया। अगर मतलब कि कितने अल्फा का निकले हैं तो 3, तो 24 हो गया। और नीचे कितने की कमी आ जाएगी? 3 निकले हैं तो 6 की कमी आ जाएगी। 3 दूनी 6, 92 में से 6 गया कितना आ गया? 86 आ जाएगा नीचे। हमें चाहिए कितना? 87 चाहिए। और तो अब हमें पता चल गया कि सेम रहेगा, बीटा का निकलने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो एक बीटा कण से एक संख्या आगे बढ़ेगी, 86 से 87 हो जाएगा, तो हमें 87 चाहिए, यानी कि 3 अल्फा और 1 बीटा। का सही जवाब होगा डी, 3 अल्फा कण और 1 बीटा कण। अब आगे चलते हैं कि रेडियोधर्मी पदार्थ का जीवन काल 70 दिन का है, तो किस पदार्थ का तो उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम हो जाएगा? पंजाब सिविल सर्विस में पूछा गया था। देखिए रेडियोधर्मी पदार्थ मान लीजिए वो 1 ग्राम का है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0.25 ग्राम है ना, उसी प्रकार हम देखेंगे। प्रतिशत दिया होता है तो 100% देखते। 1 ग्राम से वो आधा ग्राम होगा पहले एक अर्धायु काल में, ठीक है। फिर 0.50 से वो होगा 0.25 ग्राम अगले अर्धायु काल में। तो 2 अर्धायु काल लग जाएंगे। और एक अर्धायु काल कितने का है? 70 दिन का है। एक अर्धायु काल 70 दिन का है तो 2 अर्धायु काल कितने दिन के हो जाएंगे? 70 दूनी तो 40 दिन। इसका सही जवाब क्या होगा? यानी 140 दिन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्धायु जीवन काल 1 दिन हो और तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा? कितने दिन पश्चात? 4 दिन पश्चात, और प्रतिशत में दिया हुआ है। पहले 100% होगा। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो एक अर्धायु काल है 1 दिन का है। सिंपल है, सीधा ही है कि एक अर्धायु काल 1 दिन का है। हमें 4 दिन तक जाना है। पहले दिन में मतलब कि एक अर्धायु काल में 100% से कितना होगा? 50%। एक अर्धायु काल लिख लो या अपना क्योंकि 1 दिन लिख लो, क्योंकि एक अर्धायु काल 1 दिन के बाद। और दूसरे दिन वो कितना हो जाएगा? 50 से आधा 25% हो जाएगा। और तीसरे दिन नीचे लिख देता हूँ कि तीसरे दिन 25% का भी आधा कितना होता है? 12.5। 12 से 1/2%। पर चौथे दिन में कितना हो जाएगा? 12.5 का भी आधा, 12 का आधा हो गया 6, 2 का 4। ये सही 1/4% हो जाएगा 4 दिन बाद। तो सही जवाब कहाँ पर है? बोला ये तो ये रहा ऑप्शन सी, 6 सही 1/4%।